नमस्कार मित्रों, ईवीएस मॉन्क द्वारा संचालित पर्यावरण विज्ञान या एनवायरमेंटल साइंस से संबंधित ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन कम्युनिटीज एंड द एनवायरनमेंट की, या मानव समुदाय और पर्यावरण, जो कि यूनिट 7 में पढ़ना है। कोशिश मैंने किया है कि इसको 2 से 3 वीडियो में बनाया जाए, पार्ट 1, पार्ट 2, इस तरह से मैक्सिमम पार्ट 3 तक, क्योंकि यदि एक ही पार्ट में यदि मैं बनाता इसको वीडियो तो बहुत लंबा होता है, जो कि देखना भी पढ़ना भी थोड़ा सा उबाऊ हो जाता है, बहुत बड़ा वीडियो यदि हो तो इसीलिए मैंने इसको कोशिश किया है। तो यदि आपने पार्ट 1 देख लिया तो पार्ट 2 जरूर देखो, पार्ट 2 देख लिया और यदि पार्ट 3 में भी है तो उसको भी देखो, अदरवाइज सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसमें पार्ट 1 में हमने जो सेलेक्ट किया है वो एनवायरमेंटल मूवमेंट के बारे में सेलेक्ट किया है, जिसमें चिपको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट, विश्नोई मूवमेंट और नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में बात करेंगे, या नर्मदा बचाओ आंदोलन। यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 इसमें सिर्फ एनवायरमेंटल मूवमेंट के बारे में बातचीत हो रहा है, पर्यावरण आंदोलन यूनिट 7 का पार्ट है। यदि यूनिट 7 देखोगे, यूनिट 7 का सिलेबस यदि देखोगे तो इसमें हमने इस बुलेट पॉइंट को कवर किया है, एनवायरमेंटल मूवमेंट, जिसमें चिपको, अपिको मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट, विश्नोई ऑफ राजस्थान या विश्नोई मूवमेंट और नर्मदा बचाओ आंदोलन। बाकी जो पार्ट 2 है उसमें हमने इसको कवर कर लिया है, यहाँ तक कवर किया है। तो पार्ट 1 में फिलहाल हम बात करते हैं पर्यावरण आंदोलन की। इसमें जनरली जो प्रश्न आते हैं, जो क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, वो इसी तरह का कुछ आता है कि एक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, जनरली शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, या तो फिर ये कहेगा कि राइट एनी शॉर्ट नोट्स ऑन एनी वन एनवायरमेंटल मूवमेंट, या फिर मूवमेंट का नाम लिखा हुआ रहेगा और उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है, या तो ये लॉन्ग आंसर टाइप का भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, या जनरली इसका जो मैंने देखा है 5 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हुए। तो जैसे एक क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन 3 है, तो इस क्वेश्चन नंबर में ए और बी इस तरह से क्वेश्चन किसी दो मूवमेंट का या सी करके तीनों मूवमेंट का दे देगा, और इसमें बोलेगा कि आप 2 का आंसर दो, तो आप चिपको या एपिको मूवमेंट के बारे में लिख दो, तो या जिसका भी है उसका लिख दो जैसा लिखा हुआ रहता है। तो जनरली इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं चिपको मूवमेंट से। हालांकि चिपको मूवमेंट का वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है और वो काफ़ी अच्छे से किया हुआ है, तो आप यदि ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हो, ज़्यादा ढंग से देखना चाहते हो, ज़्यादा उसमें मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, वो देखो। इस वीडियो को मैंने इतना तक रखा है कि जिससे आपका रिवीजन जल्दी हो जाए, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो सिर्फ एग्जामिनेशन टाइम में पढ़ना है, तो उसके लिए जल्दी से रिवीजन हो जाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको बनाया है। तो बहुत ज़्यादा, हालांकि इसमें है काफ़ी स्टडी मटेरियल है जो आपके काम से भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसको जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट है किसी भी मूवमेंट का, उस मूवमेंट के बारे में यदि क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले दिमाग में यही रखना है कि यह मूवमेंट कहाँ हुआ था, इसके मेन लीडर कौन थे, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, और इससे क्या अचीव किया इन्होंने फाइनली। आंदोलन क्या था, कहाँ शुरू हुआ था, इसके मुख्य लीडर कौन थे, नेता कौन थे, और इसका उद्देश्य क्या था। यदि इतना बात आपको पता है तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप 5 मिनट में इसका आंसर लिख सकते हो। तो देखते हैं सबसे पहले चिपको मूवमेंट के बारे में। नाम से ही क्लियर है कि चिपको मूवमेंट, या इसको चिपको आंदोलन भी कहते हैं, वाज अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट इन इंडिया, यानी भारत में एक वन संरक्षण एवं पर्यावरण रक्षा से संबंधित आंदोलन था। यह 1970 के आसपास में शुरू हुआ था और कंटिन्यू रहा था, 74 तक कंटिन्यू रहा, 73 तक। और ये स्टार्ट कहाँ हुआ था, उस समय उत्तर प्रदेश था, लेकिन 73 में ये उत्तर प्रदेश का पार्ट था, उत्तराखंड, लेकिन इसको अब हम कहते हैं कि चिपको मूवमेंट वाज इट बिगन इन 1917 उत्तराखंड, नाउ प्रेजेंट डे उत्तराखंड, यह उत्तराखंड है आज के तारीख में यदि देखें तो। वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया गया था।
तो यहाँ पर मेन पॉइंट था कि कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड में। इसका नाम क्या था, चिपको आंदोलन, और ये 1970 के आसपास शुरू हुआ था। इन दिस मूवमेंट बोथ मेल एंड फीमेल एक्टिविस्ट प्लेड मेजर रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। यानी इस आंदोलन में पुरुष और महिला दोनों कार्यकर्ताओं ने वनों के संरक्षण में प्रमुख भूमिका निभाई, लेकिन इसमें बहुत ही मेजर रोल था महिलाओं का। यदि हम इसके बारे में और समझें तो इसमें लिखा हुआ है कि हिंदी शब्द में चिपको का अर्थ होता है गले लगाना या चिपकना, यानी ये पेड़ों से चिपक जाते थे, पेड़ों को पकड़ लेते थे, गले जैसे लगते हैं हम उस तरह से। तो इट वॉज अ ट्री हगिंग मूवमेंट, और ये बोलते थे कि भाई जो भी करना है तुम मेरे को मार दो, मुझे मार दो, लेकिन हम अपने पेड़ों को कटने नहीं देंगे। तो ये लकड़हारे से पेड़ों को बचाने के लिए एक तरह से प्रदर्शनकारियों की ये रणनीति थी, सोची समझी, और इस तरह से ये चिपको आंदोलन सफल हुआ था। तो अभी जैसे मैंने बताया कि इनके मुख्य लीडर का नाम बहुत ही जरूरी है समझना। तो इसके मुख्य लीडर का नाम था सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी। इस तरह से बहुत सारे और भी छोटे बड़े नाम हैं, लेकिन मुख्य लीडर यही थे जो लीड कर रहे थे टीम को। इसमें ये सुंदरलाल बहुगुणा है, आप देख सकते हैं इसमें, इस इमेज में आप देखिए, ये चंडी प्रसाद भट्ट, ये गौरा देवी हैं। तो मेन पॉइंट क्या था इस आंदोलन के पीछे का घटना, हालांकि बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन एक बार क्या हुआ कि गांव वालों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कुछ लकड़ियों का डिमांड रखा, और उस जो सूखी हुई लकड़ी थी वो मांग रहे थे। और किस लिए मांग रहे थे, कृषि उपकरण बनाने के लिए। उनका मुख्य उद्देश्य था कि फॉर्म टूल्स वर्कशॉप के लिए वो मांग रहे थे, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको मना कर दिया कि भाई हम नहीं देंगे। इस बात से ये लोग नाराज हो गए काफी, और ये अक्सर होता रहता था इनके साथ। और उसी समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने करीब 300 पेड़ों का ठेका, 300 अप्रोक्सीमेटली, किसको दे दिया, एक कंपनी थी इलाहाबाद की जो कि टेनिस रैकेट बनाती थी, यानी स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। इसको इन्होंने वो अलॉट कर दिया, इन्होंने ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में दे दिया इसका कॉन्ट्रैक्ट 300 ट्रीज का। इससे ये लोग काफी नाराज हो गए और ये आंदोलन शुरू हो गया। तो इस आंदोलन के बाद जब ये आंदोलन पूरा हो गया, हालांकि इसको 2 मिनट में डिस्कस करना बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, तो आप खुद भी देखना। इस आंदोलन के बाद जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ देख रहे हैं इसको अभी, तो इस आंदोलन के फलस्वरूप उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने हिमालयी वनों के वृक्षों पर उनकी कटाई पर 15 वर्ष के लिए रोक लगा दी थी। धीरे धीरे यह आंदोलन देश के अन्य भाग में भी फैला। 15 ईयर्स के लिए हिमालयन फॉरेस्ट फॉर 15 ईयर्स। धीरे धीरे ये मूवमेंट जो है वो कई राज्यों में, पूरे भारतवर्ष में फैला, और हर जगह इसका लोगों ने उपयोग किया ताकि वृक्षों को, पेड़ों को, जंगलों को बचाया जा सके। चिपको आंदोलन का जो घोषवाक्य यानी जो स्लोगन था, मेन घोषवाक्य, वो यही था कि क्या है जंगल के उपकार। तो ये बोलते थे कि मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। मतलब जंगल के क्या उपकार हैं हमारे ऊपर, हमें जंगल से क्या मिलता है, क्यों हम इसको बचाएं, वृक्षों को क्यों बचाएं। तो ये बोलते थे वहां से मिट्टी, पानी, हवा, बयार का मतलब होता है हवा, तो ये सारी चीजें हमें मिलती है, इनके बिना जीवन तो बिल्कुल संभव ही नहीं है, और यही चीज जीने का आधार है। तो इसलिए हमने इसका संरक्षण करना चाहिए। अब चिपको के बाद हम बात करते हैं जो दूसरा मूवमेंट है, बिल्कुल इसी मूवमेंट पर बेस्ड है, इसी के जैसा मूवमेंट है, और ये आंदोलन भी उसी से प्रेरित है, और इस आंदोलन का नाम है एपिको मूवमेंट या एपिको आंदोलन। ये 1983 में पंडुरंग हेगड़े के द्वारा शुरू किया गया था उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में। और मेन इसके पीछे जो रीजन था कि ये क्यों स्टार्ट हुआ मूवमेंट, तो वो था against the monoculture. Monoculture is a type of agricultural practice of producing or growing only one single crop over a wide area.
मतलब एक ही तरह का फसल उगाना होता था उसमें। और इससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है, कोई और चीज उगाओगे नहीं तो वहाँ का जो लोकल इकोनॉमी है वो कैसे चलेगा। तो इसके अगेंस्ट ही ये स्टार्ट हुआ था। उसके साथ साथ वहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम भी बनाना था। इसके बारे में भी और आगे समझते हैं। तो बीइंग इट अ डिक्लेयर्ड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, द एरिया वाज सेलेक्टेड फॉर मेजर इंडस्ट्री। एक तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट भी है कि वहाँ और कुछ नहीं हो सकता, बहुत ही गरीब जगह है, तो वहाँ पे कुछ ऐसा चीज लगाओ जिससे लोगों को रोजगार भी मिले। तो फॉर मेजर इंडस्ट्री लाइक पल्प एंड पेपर मिल, प्लाईवुड फैक्ट्री, ये दोनों फॉरेस्ट प्रोडक्ट बेस्ड फैक्ट्री है। एंड अ चेन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम कंस्ट्रक्टेड टू हार्नेस द रिवर, और साथ में जो है वो रिवर के ऊपर डैम बना करके उससे बिजली उत्पादन करना। तो इस तरह से वहाँ का जो डाइवर्सिटी था, वहाँ का जो एरिया था वेस्टर्न घाट, जो कि काफी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, उसको नुकसान पहुंच रहा था। तो उसी के अगेंस्ट जो है ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव यही था। यदि हम इसको और आगे बढ़ें, इसके बारे में और बात समझें, तो ये लिखा हुआ है क्या है कि चिपको आंदोलन की सफलता से प्रेरित होकर वनों की सुरक्षा के लिए कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में इसे 1983 में शुरू किया गया, जैसा कि हमने अभी बात कर लिया, और पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में शुरू हुआ। ये एक्चुअली चिपको मूवमेंट से प्रेरित होकर के इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया। और चिपको का वहाँ यदि देखें, हिंदी में जैसे चिपको कहते हैं, तो इसी तरह से कन्नड़ भाषा में इसको अपिको चालू वाली कहते हैं। और अपिको का मतलब कन्नड़ भाषा में होता है गले लगाना। तो बात वही है, चिपको बोलो या तो अपिको बोलो, बस सिर्फ फर्क क्या है कि अपिको मूवमेंट कर्नाटक में हुआ और ये उत्तराखंड में। अभी हमने जैसे बात किया था कि एपिको मूवमेंट मोनोकल्चर के अगेंस्ट शुरू हुआ था। तो भाई मोनोकल्चर क्या है, तो एक ही तरह का फसल को बड़े इलाके में उगाने की, कृषि कार्य करने की पद्धति जो थी वो मोनोकल्चर कहलाता है। सिर्फ एक ही तरह का क्रॉप, उसी के खिलाफ ये शुरू किया गया था। साथ में ये भी था कि ये पिछड़ा जिला होने के कारण इस इलाकों को बड़े उद्योगों के लिए चुना गया था। एंड यहाँ पर उद्योग धंधों के लिए, जैसे पल्प और पेपर मिल, प्लाईवुड की फैक्ट्री, और जो नदी है, नदियों का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए। तो वहाँ कई छोटे बड़े जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध भी बने, और इन बांधों से मेन ऑब्जेक्टिव था कि बिजली उत्पादन करना था। और ये एरिया जो है पूरा का पूरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया है, और बहुत ही सेंसिटिव, जैसा मैंने अभी बताया कि नाजुक इकोसिस्टम है। और यदि वहाँ पर डेवलपमेंट करना है तो अनसस्टेनेबल नहीं होना चाहिए। तो ये सारा जो इंडस्ट्री लगाने का हो, चाहे पेपर पल्प इंडस्ट्री लगाना है, तो इन इन सबों का जो डेवलपमेंटल कार्य हो रहा था उस एरिया में, वो सब अनसस्टेनेबल था। और यह विकास जो है अधिक छेड़छाड़ करने के कारण वहाँ का जो तंत्र है वो बिल्कुल नष्ट होने के कगार पर आ गया। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उस समय उस डिस्ट्रिक्ट में 1950 की बात है, 81% एरिया जो था वो वनों से आच्छादित था। वहाँ जो फॉरेस्ट कवर था वो करीब करीब 81% था। लेकिन यही फॉरेस्ट कवर 1980 में, मतलब विद इन 30 ईयर, ये 25% रह गया। आप सोचो, कहाँ 81% और यहाँ कहाँ 25%, तो माइनस करके देखो तो कितना हो गया। 40+ परसेंट, 55% के आसपास का एरिया जो है वो क्या हो गया, बिल्कुल नष्ट हो गया। ये फॉरेस्ट जो है वो उन लोगों ने अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे अनसस्टेनेबल तरीके से ये सारा का सारा पेड़ जो है वो सिकुड़ कर सिर्फ 25% रह गया। साथ में ये हालत हुई कि पूरे केरल में 50 से 84 के बीच में 44% का जो वन क्षेत्र था वो सिकुड़कर 9% हो गया। ये रिपोर्ट था जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये रिपोर्ट है। लेकिन मेन मुद्दा यही था कि वो काफ़ी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया था, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट होने के कारण वहाँ पर इंडस्ट्री लगाना था, और वो सारा इंडस्ट्री पेपर और पल्प के या जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट वेस्ट था। बहुत ज़्यादा डैम बने वहाँ पर, और इन सबों से वहाँ का तंत्र जो है बिल्कुल नष्ट होने के कगार पर आ गया।
और इसलिए ये आंदोलन हुआ शुरू। और इस आंदोलन का भी जैसे हमने देखा चिपको आंदोलन में क्या जो घोष वाक्य था, जो स्लोगन था, उसी तरह से यहाँ था, टू सेव, टू ग्रो एंड टू यूज रेशनली, या सोसु, बेलेसु और बालसु यदि कन्नड़ में देखें तो। इस तरह से ये भी आंदोलन सफल हुआ और गवर्नमेंट ने वहाँ भी वनों की सुरक्षा के लिए कई नीतियों को आगे लाया, उन्होंने कई पॉलिसी बनाए और वहाँ भी जंगलों के काटने पर प्रतिबंध लगा दिया। अभी तक हमने दो मूवमेंट देख लिया, चिपको और एपीको। चिपको में हमने देखा कि वो उत्तराखंड में शुरू हुआ था, उसके लीडर कौन थे। एपीको में भी हमने देखा कि वो शुरू हुआ था कर्नाटक में और उसके लीडर पंदुरांग हेगड़े थे। चिपको का मतलब भी होता है गले लगाना और एपीको का मतलब भी सेम, बस कन्नड़ भाषा में। दोनों का मुख्य उद्देश्य यही था, वनों की संरक्षण करना, अपने अपने संरक्षण करना अपने अपने इलाके का। उसी तरह से अब हम देखते हैं तीसरा मूवमेंट जो है वो साइलेंट वैली मूवमेंट, या इसी को हम शांत घाटी आंदोलन भी कहेंगे हिंदी में। ये भी रेन फॉरेस्ट का इलाका है, पूरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये देख सकते हो इमेज में, रेन फॉरेस्ट का मतलब कभी भी वहाँ हमेशा बादल छाया हुआ रहेगा, बारिश होता रहेगा, मतलब कॉमन है ये घटना। यदि तुम इंडिया का मैप याद है तो इंडिया के मैप में यदि हम देखें तो यहाँ पे श्रीलंका और इंडिया का ये वाला पार्ट, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा या केरला, ये तमिलनाडु, तो ये केरल वगैरह जो ये पूरा क्षेत्र है इसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न घाट। ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है और ये यहाँ पे रेन फॉरेस्ट पाया जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमेशा रेनफॉल होता रहता है। तो ये और ट्रॉपिकल एरिया में है इसलिए इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा। ये इंडिया का कौन सा पार्ट है? इट इज एन एवरग्रीन फॉरेस्ट इन पलक्काड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो साइलेंट वैली मूवमेंट वहीं से शुरू हुआ। क्यों? ये क्यों फॉरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? तो यहाँ पर क्या है कि कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज पाए जाते हैं जो कि कहीं और नहीं होते। तो वैसे स्पीशीज जो कहीं और नहीं पाए जाते उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज आपने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में पढ़ा होगा कि एंडेमिक स्पीशीज आर सच स्पीशीज व्हिच आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया, नोवेयर एल्स। तो उस तरह का स्पीशीज सिर्फ यहीं पर है, जैसे लायन टेल्ड मकाऊ। और भी कई प्रजातियां हैं जो कि सिर्फ इसी एरिया में होगी। नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास का एरिया जो है ये है। तो ये भी कह रहा है कि इट इज होम टू द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एंडेंजर्ड लायन टेल्ड मकाऊ, मतलब शेर जैसी पूंछ वाला बंदर है ये यदि देखोगे तो यहाँ पे है ये दुनिया का सबसे दुर्लभ और सबसे ज्यादा खतरे में पड़ा हुआ प्राइमेट्स में से एक है। अच्छा, अब जब बात हो रही है कि भाई हमारे समझ में आ गया कि ये मूवमेंट कहाँ हुआ और क्यों हुआ, तो इसको साइलेंट वैली क्यों कह रहे हैं? ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा, बच्चों को, या बहुत लोग नहीं भी जानते हो, बताते भी नहीं है। तो साइलेंट वैली का मतलब ये भी है कि जब हमारा कंट्री उस समय स्वतंत्र नहीं हुआ था, 1947 के पहले की बात रही होगी, तो जो भी वहाँ पे इंग्लिशमैन थे, जो भी उस समय अंग्रेज आते जाते रहते होंगे, अपना देखते रहते होंगे, तो उन्होंने क्या जो ऑब्जर्व किया कि जनरली एक चीज होता है, इसका नाम है सिकेडस, या हिंदी में कहते हैं इसको झिंगुर। ये जनरली करीब करीब हर एक जंगलों में, हर एक वनों में पाया जाता है। लेकिन इस एरिया में जो अभी के नाम से साइलेंट वैली है, यहाँ पर ये कम्प्लीटली एब्सेंट है, इनके नंबर्स ही नहीं है, कोई भी नहीं है, एक भी नहीं मिलता। और जब ये नहीं होता तो जो रात को जो शोर होता है उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, सिकेडस। इस नॉइज के लिए रिस्पॉन्सिबल यही सिकेडस है। तो विच इज कॉमन इन द अदर फॉरेस्टेड एरिया। तो ये कम्प्लीटली नहीं था, एब्सेंट था, इसलिए इस एरिया को इन्होंने नाम दिया साइलेंट वैली, क्योंकि जब सिकेडस है नहीं, ये झिंगुर है नहीं, तो इसका शोर नहीं होगा। तो इसलिए उन लोगों ने इसका नाम बदलकर साइलेंट वैली रख दिया। और भी कई कहानियां हैं इससे जुड़ी हुई कि साइलेंट वैली क्यों कहते हैं। समय कम है यहाँ पे, जल्दी से, चूंकि फास्ट रिवीजन के लिए बनाना है, इसीलिए हम बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे। अब हम आते हैं उस पॉइंट पे कि भाई ये साइलेंट वैली आंदोलन क्यों शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। तो देखते हैं इसको।
ये जो आंदोलन है, इट वॉज अ सोशल मूवमेंट एंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट वॉज टू प्रोटेक्ट साइलेंट वैली। यानी साइलेंट वैली शांत घाटी को बचाने के लिए चलाया गया एक कैसा आंदोलन था? सामाजिक आंदोलन। अभी जैसा हमने बात भी किया कि भाई ये जो है वो वेस्टर्न घाट वाला पार्ट है, इसको वेस्टर्न घाट कहते हैं। ये पूरा साउथ का पार्ट है, ये वेस्टर्न घाट। इसी को बचाने के लिए, ये इकोलॉजिकली काफ़ी सेंसिटिव जोन है, यहाँ पर एंडेमिक स्पीशीज, प्लांट्स के या एनिमल स्पीशीज पाए जाते हैं, तो उनको बचाना बहुत ज़रूरी है यदि आप इकोसिस्टम वहाँ के जो सबसे नाजुक पारिस्थितिक तंत्र है उसको बचाना है। तो इस सामाजिक आंदोलन को शुरू किया गया था 1973 में। किसके द्वारा? तो केरल शास्त्र साहित्य परिषद, जो कि एक एनजीओ था, इस एनजीओ के द्वारा शुरू किया गया था। क्यों? टू सेव साइलेंट वैली फ्रॉम बीइंग फ्लडेड बाय अ चेन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच इज नेम्ड एज इडुक्की। तो इस तरह से एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि डैम बिजली बनाने के लिए, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था वहां के लिए। और उस डैम के बनने के बाद क्या होता कि वहां का काफी एरिया जो है, मोर देन 8 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया भी पानी में बिल्कुल जलमग्न हो जाता, डूब जाता। और उससे क्या होता कि आसपास का जितना भी डाइवर्सिटी है वो एक्सटिंक्ट हो जाता। हालांकि इस डैम का ऐसा नहीं कि मतलब ये जो डैम कंस्ट्रक्शन का आइडिया है वो अभी आया था। हालांकि डैम कंस्ट्रक्शन का आइडिया जब भारत आज़ाद नहीं था उस समय से ही 1931 में ही ये आइडिया दिया गया था एक ब्रिटिश इंजीनियर के द्वारा। बाद में 1950 में 51 के आसपास में भारत सरकार ने भी साइलेंट वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है या फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो किया इन्होंने। लेकिन इस स्टडी के बाद काफ़ी डिस्कशन के बाद कई बड़े वैज्ञानिकों ने ये बताया कि एरिया जो है वो इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट है और ये सेंसिटिव एरिया है साइलेंट वैली जो है वो। और इसमें जो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट एक स्पीशीज़ है जो कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में आएगा, और वो स्पीशीज है लायन टेल मेका। तो उन्होंने ये भी बताया कि इतने सारे जो है बहुत सारे यहाँ पर लुप्त प्राय प्रजाति भी है, तो यदि इसमें आप डैम कंस्ट्रक्ट करोगे तो इनके लुप्त होने का खतरा बढ़ जाएगा। हालांकि बाद में जो योजना आयोग है, पहले आज का जो नीति आयोग है वो पहले हुआ करता था प्लानिंग कमीशन, इन्होंने 1973 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी भी दे दी। कहा कि जाइए बनाइए आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। लेकिन 76 में, याद करो कि हमने चिपको मूवमेंट की बात की थी, वो चिपको मूवमेंट 1973 की बात की थी। और उसके बाद उन्होंने, प्रधानमंत्री ने क्या किया था कि हिमालयी वनों के कटने पर रोक लगा दिया था। यानी एनवायरमेंटल अवेयरनेस उस समय तक काफ़ी बढ़ गया था। और इन सब बातों को समझ करके यदि आप यहाँ देखो तो 1976 में भी नेशनल काउंसिल फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग स्टडीज फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऑफ दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यानी इसको दोबारा इसके फिजिबिलिटी रिपोर्ट को का अध्ययन किया गया। और उसके बाद जो उनके टास्क फोर्स थे, क्या सुझाव दिया कि इस प्रोजेक्ट को छोड़ देना चाहिए, है ना। तो द टास्क फोर्स सजेस्टेड दैट प्रोजेक्ट शुड बी अबैंडन्ड एंड द वैली शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ बायोस्फीयर रिजर्व, यानी इसको छोड़ देना चाहिए डैम बनाने का आइडिया, और इस पूरे एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दीजिए। आपने पढ़ा होगा जब भी हमने बायोस्फीयर रिजर्व का बात किया था तो क्या था कि बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, याद करना ये हमने बायोडाइवर्सिटी में पढ़ा, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीनों इन सीटू कंजर्वेशन मेथड है। आता रहता है क्वेश्चन अक्सर, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सीटू कंजर्वेशन है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन हुआ करता था। बीच वाले जोन को कोर जोन कहते हैं, उसको जो सराउंड करता है उसके चारों तरफ का जो एरिया होगा वो बफर जोन, और सबसे लास्ट वाला एरिया ट्रांजिशन जोन। तो इस तरह का बायोस्फीयर रिजर्व में जोन होता है। तो हालांकि और इस बात से जो है वो एरिया को छोड़ दिया गया, इसमें जो प्रोजेक्ट था उसको आगे नहीं बढ़ाया गया डैम कंस्ट्रक्शन का। और बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, 1985 में गवर्नमेंट ने इस पूरे इलाके को नेशनल पार्क घोषित कर दिया।
तो एरिया वॉज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क इन 1985। विश्नोई मूवमेंट, तो विश्नोई मूवमेंट में ये देखते हैं कि विश्नोई सेक्ट की, जो विश्नोई संप्रदाय है, उसका स्थापना गुरु जाम्बेश्वर जी इन्होंने किया। इनका नाम क्या था? गुरु जाम्बेश्वर जी, जिन्हें जम्बो जी के नाम से भी जाना जाता है। ये 1485 में, हालांकि ये ईयर याद रखने का जरूरत नहीं है, बट 15th सेंचुरी याद रखना है इतना तुमको। और ये पश्चिमी राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान का ये पार्ट है। चूंकि राजस्थान एक ऐसा एरिया है, पूरा का पूरा एरिया रेगिस्तान है ज़्यादातर एरिया, और वहाँ पर जीवन जो है जीना बहुत मुश्किल है यदि आप प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे, यदि वृक्षों को नहीं बचाएंगे, पेड़ों को नहीं बचाएंगे। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए गुरु जाम्बेश्वर जी ने, जिनको कि जम्बो जी भी कहते हैं, इन्होंने एक संप्रदाय का स्थापना किया जिसका नाम विश्नोई संप्रदाय था। अब हम समझते हैं विश्नोई का मतलब। तो विश्नोई का मतलब ये हुआ कि विश मतलब 20 और नोई का मतलब 9, यानी 20 + 9 = 29। तो ये जो विश्नोई सेक्ट है वो 29 प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इसके अंदर 29 नियम है जो कि विश्नोई कम्युनिटी के लोग जो हैं अपने गुरु जम्बेश्वर जी द्वारा बताए गए 20 + 9 यानी 29 नियमों का पालन करते हैं। इसमें अहिंसा, जीवों के प्रति प्रेम, ये सारा चीज इंक्लूडेड है, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान और पर्यावरण नैतिकता का मेल है। और इन सिद्धांत में सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया, पेड़ों की सुरक्षा, अहिंसा और सस्टेनेबल लिविंग यानी टिकाऊ जीवन शैली पर जोर दिया गया है। अब इसी से संबंधित अब हम लोग समझ गए कि विश्नोई संप्रदाय क्या होता है, विश्नोई कम्युनिटी क्या है, तो विश्नोई मूवमेंट क्यों हुआ, तो इसके बारे में हम समझते हैं। एक्चुअली क्या था, जिसको हम खिजड़ेली नरसंहार के नाम से भी जानते हैं, खिजड़ेली नरसंहार, ये 1730 की बात है, मतलब आज से 250 साल पहले। सोचो 250 साल पहले ये आंदोलन हुआ, जो कि इंडिया का सबसे पहला कह लो जो नॉन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये आंदोलन था। हालांकि ये लोकलाइज्ड आंदोलन था, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में इन सब चीज़ों के प्रति अवेयरनेस कितनी रही थी, ये सोचने वाली बात है। तो उस समय 1730 की बात है। किंग ऑफ जोधपुर, मतलब जोधपुर के महाराजा, जिनका नाम अभय सिंह था, इनको अपना महल बनाना था। और उन महल के लिए खेजरी ट्री, जिसका कि साइंटिफिक नेम जो है, बोटेनिकल नेम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है, गूगल सर्च करना मिलेगा। ये पेड़ को और तरीके से देख सकते हो, यही है इसका इमेज, आप देखोगे तो कुछ इस तरह का होगा। ये लकड़ी चाहिए था उनको अपना पैलेस बनाने के लिए, उनको अपना महल निर्माण करने के लिए, और इसी को काटने के लिए उन्होंने अपने सैनिकों को आसपास के गांवों में भेजा था। लेकिन वहां के जो विश्नोई कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने बोला कि भाई हम पेड़ को कटने नहीं देंगे, आपको हम ले जाने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी, और ये सबसे बड़ी बात है कि उनके लिए खेजड़ी का पेड़ जो था वो काफी पवित्र था, जो विश्नोई लोग होते हैं उनके लिए। और रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके कई उपयोग हैं, इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वृक्ष था उनके लिए। इसका इन्होंने विरोध किया कि भाई हम पेड़ नहीं कटने देंगे। लेकिन विरोध करने के बाद भी जब सैनिक रुकने को तैयार नहीं हुए, जो राजा अभय सिंह के सैनिक थे, उन्होंने रिफ्यूज किया कि भाई हम काटेंगे ही काटेंगे, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो इसी बातचीत के क्रम में अमृता देवी की 3 बेटियां, अमृता देवी स्वयं, ये अमृता देवी का पूरा नाम, हालांकि जब अब इसमें विश्नोई भी हम कहते हैं, तो अमृता देवी विश्नोई। तो अमृता देवी और उनकी 3 बेटियां, जिनका नाम था आशु, रत्नी और बागु, के साथ पेड़ों से लिपटकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। यानी कि ये क्या कह रहा है कि when the soldier refused to stop, अमृता देवी along with her 3 daughters sacrificed their life by hugging the trees। जैसा कि अभी हमने चिपको आंदोलन में देखा, ट्री हगिंग मूवमेंट था, तो उसी तरह से इन्होंने पेड़ों को पकड़ा और बोला, गले लगाया और बोला कि भाई तुम, उनके सैनिकों को बोला कि तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन हम अपने पेड़ों को कटने नहीं देंगे। और वो वृक्ष कौन सा था? खिजरेली।
खिजरी ट्री। और उन्होंने क्या बोला कि सर सेंटे रुख रहे तो भी सस्तो जाम। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि पेड़ बचाने के लिए हमारा सर भी कट जाए, सिर भी कट जाए, तो यह सस्ता सौदा है। मतलब हम अपना जान तो दे देंगे, लेकिन हम अपने वृक्षों को कटने, पेड़ों को कटने नहीं देंगे। यही विश्नोई आंदोलन का मुख्य बात था। और उन्हीं की बातों को मानते हुए और भी आसपास के गांव के लोग जो थे, करीब करीब जो रिकॉर्डेड है वो करीब करीब 360 से ज़्यादा विश्नोइयों ने, वो विश्नोई पुरुष, महिला और बच्चे, लेकिन इसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी, पेड़ों की रक्षा करने के लिए अपने जान दे दिया। इस घटना का जैसे ही पता चला महाराजा अभय सिंह को, उन्होंने तुरंत पेड़ों की कटाई पर रोक लगवा दी और विश्नोई गांव में इन्होंने ये भी आदेश दिया कि अब के बाद कभी भी विश्नोई गांव में खिजरेली के आसपास का एरिया जो भी है, खिजरी ट्री, उसको नहीं काटा जाएगा। उसके लिए शाही आदेश जारी कर दिया। भारत सरकार भी है तो 11 सितंबर को अमृता देवी विश्नोई स्मृति दिवस के रूप में भी मनाती है। तो रिकॉग्नाइजेशन मिला पूरे दुनिया में इस आंदोलन को। लोगों ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बहुत पुराना आंदोलन माना। तो अभी तक हम लोगों ने चिपको देखा, अपिको, साइलेंट वैली मूवमेंट, विश्नोई मूवमेंट। अब जो लास्ट मूवमेंट, अभी तक हमने चिपको मूवमेंट देखा, एपिको मूवमेंट देखा और साइलेंट वैली मूवमेंट के बारे में बात किया, विश्नोई मूवमेंट के बारे में बात किया। अब हम लोग जो लास्ट है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। अक्सर क्वेश्चन 1 मार्क्स वाला भी आता है, ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स में, तो ये ध्यान रखना, ये फुल फॉर्म इसका इस एब्रिविएशन को एक्सपेंड करने के लिए आएगा। तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में ये जो आंदोलन है वो सेम वही चीज जैसा अभी पहले भी और भी आंदोलन को देखा था हमने, वेस्टर्न घाट में जो आंदोलन, तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम से रिलेटेड है। ये पूरा का पूरा नर्मदा नदी पर डैम बनाने से संबंधित है। बहुत सारे छोटे बड़े मंझोले कई डैम बनाने थे, जिसमें जो सबसे बड़ा डैम था वो था सरदार सरोवर डैम इस नर्मदा रिवर पर, और उसी से संबंधित ये सारा आंदोलन है। तो क्या है इस आंदोलन में? तो ये आंदोलन कह रहा है कि ये जो है वो सरदार सरोवर डैम के निर्माण का विरोध करना था। इस आंदोलन में मुख्य मुद्दा यही था। क्यों? हालांकि डैम बनने से लोगों को बिजली मिलती है, आसपास के खेतों की सिंचाई होती है, पानी को रोक करके और भी कई तरह का इको टूरिज्म, बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन फायदों के साथ साथ कुछ पर्यावरण, वहाँ के रहने वाले लोगों को भी नुकसान पहुंचता है। तो उससे संबंधित हमारे यहाँ कई पॉलिसी है, अभी इसमें बात करेंगे। चूंकि ये फास्ट रिवीजन के लिए वीडियो है, थोड़ा जल्दी जल्दी हम बात करेंगे। तो सरदार सरोवर डैम क्या है? इट इज अ मल्टीपर्पज डैम। कहाँ बनाया गया? नर्मदा नदी पर। कहाँ है ये? तो गुजरात में है। और ये भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? सरदार सरोवर डैम का क्या ऑब्जेक्टिव है बनाने का? तो इरिगेशन यानी सिंचाई, जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना है, साथ में आसपास के गांव या शहरों में पीने की पानी की आपूर्ति, और फ्लड कंट्रोल और वाटर मैनेजमेंट यानी बाढ़ का नियंत्रण और जल प्रबंधन करना भी मुख्य उद्देश्यों में से एक है। हुआ क्या? यदि सरदार सरोवर डैम है तो फिर हुआ क्या? इतना बढ़िया डैम है, इसके ये ऑब्जेक्टिव हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या था? तो थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन का। ये भी एक सोशल मूवमेंट था जिसका नेतृत्व स्थानीय आदिवासी, ट्राइबल, एनवायरमेंटलिस्ट यानी कि पर्यावरणविद, वहां के फार्मर और मानवाधिकार कार्यकर्ता, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, ये कर रहे थे। यह नदी गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन सब राज्यों से होकर बहती है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा था सरदार सरोवर डैम का।
वो बहुत बड़ा डैम था। हालांकि उसके उस नदी पर कई छोटे बड़े डैम बनने थे, बांध बनना था, लेकिन इसमें जो गुजरात में जो बन रहा था वो सबसे बड़ा डैम सरदार सरोवर डैम था। क्या इशू था, यदि ये बनता तो क्या होता? फायदा तो हमने देख लिया, लेकिन इससे रिलेटेड इशू क्या था, मुद्दे और विवाद क्या थे, उसी मुद्दे और विवाद की बात करेंगे अभी हम। तो वहां का जो सबसे बड़ा मुद्दा था, इस आंदोलन के पीछे का जो मेन मुद्दा था, वो ये था डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल एंड लोकल कम्युनिटी, यानी वहां के आदिवासी और आसपास के जंगलों में रहने वाले स्थानीय समुदायों का के लोगों का विस्थापन था। वो विस्थापित हो रहे थे और उनके लिए और भी चीजें नहीं थी, मुआवजा नहीं था, अभी करेंगे बात, आगे देखेंगे। गांव, जंगलों और कृषि भूमि का जलमग्न होना। थर्ड पॉइंट जो था वहां का एनवायरमेंटल कंसर्न, जैसे बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम के ऊपर प्रभाव। तो तो इन्हीं सब इशू और कंट्रोवर्सीज के कारण ये आंदोलन शुरू हुआ। और इनका जो मेन लीडर थे, इनको जो लीड करने वाले में से जो मेन लोग थे, वो मेधा पाटकर और एक बाबा आमते थे। तो इन लोगों ने इसको लीड किया, इसका विरोध इन्हीं लोगों ने किया। और भी कई लोग आते गए, उनके साथ जुड़ते गए, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हों, कई लोग आए, या जितने भी तरह के इंटेलेक्चुअल्स हैं वो सब आए और आकर के इसका विरोध किए। क्या विरोध था और विरोध करने का तरीका क्या था इनका? तो विरोध करने का जो तरीका था वो था मेथड ऑफ प्रोटेस्ट। देखिए कि विरोध करने का तरीका क्या था। पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, यानी शांतिपूर्वक प्रदर्शन, भूख हड़ताल, यहाँ तक कि जल सत्याग्रह भी। जल सत्याग्रह का मतलब होता है जल के अंदर खड़ा होकर के विरोध करना। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना। लीगल एक्शन इन कोर्ट, मतलब अदालत के अंदर जाकर के, कोर्ट के अंदर अपनी बातों को रखना, कानूनी कार्रवाई करवाना। और प्रभावित समुदायों को बड़े पैमाने पर एकजुट करना, ये इनका मेथड था प्रोटेस्ट करने का। उद्देश्य क्या था इसका, मुख्य उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था नर्मदा बचाओ आंदोलन का? विस्थापित लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, तो टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय डिस्प्लेसमेंट, इंश्योर प्रॉपर रिहेबिलिटेशन एंड कंपनसेशन, मतलब उचित पुनर्वास और मुआवजा सुनिश्चित करना, उनको मुआवजा मिले, उनको उनका पुनर्वास अच्छे ढंग से हो। साथ में बड़े बांधों से होने वाले पर्यावरण के नुकसान को रोकना और सस्टेनेबल, सतत और जन केंद्रित विकास को बढ़ावा देना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था नर्मदा बचाओ आंदोलन का। आपने देखा इसका कि मेथड ऑफ प्रोटेस्ट में बिल्कुल नॉन वायलेंट था, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना था, अहिंसक प्रदर्शन था, जल सत्याग्रह था, भूख हड़ताल, जन जागरूकता का अभियान, अदालत में कानूनी कार्रवाई और प्रभावित समुदायों को बड़े पैमाने पर एकजुट करना। यही मेन लीडर थे इनके। ये मेधा पाटकर हैं, जिसका नाम आपने यहाँ पर देखा, और ये बाबा आमते। तो इन दोनों ने इस मूवमेंट को काफी हद तक जो है वो संभाला। अब हम लोग बात करते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से क्या उपलब्धि हुई, इसका मेन अचीवमेंट क्या था। तो ये क्या क्या अचीवमेंट था कि विस्थापन और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर डिस्कस किया गया, लोगों का इस पर ध्यान आकर्षित हुआ, पुनर्वास नीतियों में सुधार के लिए अधिकारियों पर दबाव डाला गया, और टिकाऊ यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बड़े बांध परियोजनाओं के विकास पर सस्टेनेबल तरीके से वो हो, इसके लिए बढ़ावा दिया गया। तो ये था नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उपलब्धि। इसमें अभी तक के आंदोलन में जो मैंने बताया ये बात कि जितने भी तरह के आंदोलन है उसमें कम से कम मैंने बताया शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आता है मोस्टली, या बहुत ज्यादा तो एक क्वेश्चन आएगा एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो उसमें 2-4 लिख दो, या ABC, ऐसे जैसे मैंने बताया जो मैंने देखा है अभी तक ABC, इसमें से 3 ऑप्शन है और उसमें से किसी 2 मूवमेंट पर आपको आंसर लिखना है।
तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें जो मेन पॉइंट तुमको बनाना है 5 मार्क्स में कि एटलीस्ट ये कहाँ हुआ मूवमेंट, इसके लीडर कौन है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था और इसके बाद क्या हुआ। तो यही जो मेन पॉइंट है 4 से 5 पॉइंट आप लिखो, उसके बाद फुल मार्क्स मिल जाता है इसमें जनरली। और इसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, यदि ज़्यादा जानकारी चाहिए, कुछ का बना हुआ है, ज़्यादा जानकारी चाहिए होगा तो उसको सेपरेट वीडियो देखना, क्योंकि ये वीडियो जो है वो सिर्फ फास्ट रिवीजन के लिए बनाया गया है, तो बहुत ज़्यादा डिस्कस या बहुत ज़्यादा पॉइंट मैंने ऐड नहीं किया है। एनीवे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।